तो बात करेंगे आज हम लोग पॉलीमर्स की। एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हुआ। बहुत लंबा सफर आप तय करते करते यहां तक पहुंचे हैं। पॉलीमर चैप्टर के बारे में इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको इस चैप्टर को 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला तरीका होगा जिसमें कि मैं आपको इस चैप्टर को, जैसे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, अपने तरीके से कुछ चीजों को बताते हुए, सारे पॉइंट्स कवर करते हुए एक परफेक्ट नोट्स आपको देने वाला हूं। फिर उसमें मैं दूसरा तरीका ऐड करूंगा कि मैं सारे पॉलीमर्स को याद करने का एक ट्रिक आपको दूंगा। और तीसरा जो तरीका होगा उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, वो ये होगा कि जो एनसीईआरटी कहती है, मैं पॉलीमर्स में एनसीईआरटी को भी आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक डिक्टेट रीडिंग जो बोलिए वो करूंगा, आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि देखिए मैंने जो भी पढ़ा उसमें कुछ पॉइंट अगर छूट गया हो तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। यानी कंप्लीट पॉलीमर के बारे में जानकारी आपको दूंगा। और सबसे मजेदार बात, इस चैप्टर को लोग हल्के में लेते हैं। कई टीचर्स भी नहीं पढ़ाते इस चैप्टर को। स्टूडेंट की बात छोड़ दीजिए, कई टीचर्स नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं ये तो इजी है, तो हो जाएगा। तो बच्चा सुनता है, बच्चा कहता है अरे हाँ हाँ सुना नहीं सर ने क्या कहा, ये तो इजी है तो हो जाएगा। फिर दूसरा बच्चा कहता है ओहो सुना नहीं उसके सर ने क्या कहा, ये तो इजी है तो हो जाएगा। तो चौथा कहता अरे सुना नहीं उसके सर ने क्या कहा था, ये तो इजी है तो हो जाएगा। और बस कोई पढ़ता ही नहीं है। और सच्चाई ये है कि ये चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। 3 नंबर में तो कोई दाग नहीं है। और इतना आसान चैप्टर है कि अगर ढंग से एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन कहीं जाता नहीं। और भाई अगर 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो हर चैप्टर बढ़िया पढ़ना होगा ना, जैसा हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे। डन, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये चैप्टर क्या है। आपकी शुरू से लेकर शाम तक की जो जिंदगी है उसमें हर जगह हर कदम पर यह पॉलीमर आपके साथ जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए, सुबह आप उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप किसी रूम में हैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला प्रोसेस, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलाते हैं। और पंखा अगर चल रहा है, गर्मी का मौसम है तो फैन को बंद करते हैं। एसी ऑन है तो एसी बंद करते हैं। अगर ठंडे का मौसम है तो अगर मान लीजिए हीटर ऑन है तो हीटर ऑफ करते हैं। तो आप सुबह सबसे पहले ऑन ऑफ का खेल करते हैं। तो जिस स्विच को आप छूते हैं वो एक पॉलीमर है, उसे बेकेलाइट बोलते हैं। मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल में पढ़ाया था, याद है? भूल गए? अच्छा चलो मैंने बता दिया। तो बेकेलाइट। चलिए उसके बाद क्या करते हैं? आप उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। कहां जाते हैं? वॉशरूम में जाते हैं। सर कैसे फ्रेश होते हैं? अब सर कितना अंदर की बात पूछेंगे, बस समझ लीजिए फ्रेश हो। अबे मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं भाई। ब्रश करते हो, ब्रश करने के लिए जो ब्रश हाथ में लेते हो वो पॉलीमर है। जो ब्रश हाथ में लेते हो वो पॉलीमर है। जिस चप्पल को, जिस वॉशरूम में जो जाते हो उसके लिए जो अलग से चप्पल है ना, अलग से, हाँ हाँ स्लीपर, वो लेके जाते हो, वो भी एक पॉलीमर है। और उसके बाद तुम बाहर जब निकलते हो तो तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा जाओ जाके दूध ले आओ। और दूध से लाने भी तुम जाते हो जिस साइकिल या जिस मोटरसाइकिल या फिर जिस कार या वॉट एवर तुम जिसका भी इस्तेमाल करते हो, या पैदल भी जाते हो तो जूता पहनते हो या चप्पल, ये सब पॉलीमर है। साइकिल में क्या पॉलीमर है? अरे टायर। बाइक में क्या? टायर है, सीट है, सब पॉलीमर है। वेरी गुड। कार में, अरे अब क्या बोलना है यार, समझ लो हर चीज उसमें पॉलीमर है। और जिस दुकानदार के पास जाकर आप दूध लेते हैं, वो दूध जिस पैकेट में है वो पैकेट भी एक पॉलीमर है। वो जिस कैरी बैग में आपको देता है वो भी एक पॉलीमर है। गजब हो गया यार। जिस पर्स से निकाल कर आप पैसे देते हो वो पर्स भी एक पॉलीमर का बना होता है। आपकी जिंदगी के हर एक एंगल को पॉलीमर कवर किए हुए है। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप हल्के में जाने देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर की कमजोरी मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में बताता हूं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर आपको मोनोमर का नाम, मोनोमर का स्ट्रक्चर पता चल गया तो समझ लीजिए ये पॉलीमर चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। बाकी सारी बातें साइड कीजिए, इंपॉर्टेंट जो मेजर बात है वो है मोनोमर। और उसी के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? हालांकि वो ट्रिक यूट्यूब पर एकदम बढ़िया से इज्जत से मौजूद, धमाल मचा रहा है मेरा वो ट्रिक। पर वो ट्रिक दोबारा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बट अभी क्या करोगे? पहले पढ़ तो लो, तब तो ट्रिक पता चला नहीं। पहले सिर्फ ट्रिक ही देख लेते हैं, ले आता जाता कुछ नहीं, ट्रिक देख रहे हैं बैठ के, जिंदगी ट्रिकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉलीमर्स की। समझते हैं व्हाट इज पॉलीमर। पॉली, ये टर्म लगते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब बहुत सारा। जब बहुत सारा सेम कंपोनेंट लगातार जुड़ते रहे आपस में तो मिलकर वो जो नया कंपोनेंट, नया कंपाउंड आपको बनाकर देगा वो पॉलीमर है। और एक बड़ा कंपाउंड यानी एक मैक्रोमोलिक्यूल होगा। तो सबसे पहले शुरुआत एक डेफिनेशन के साथ।
ठीक है, तो चलिए क्या लिखूंगा मैं, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, या मैक्रोमोलेक्यूलर भी बोल सकते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स हैविंग हाई molecular mass, having high molecular mass, बहुत ज्यादा molecular mass होता है, और उसके लिए हम लोग यूनिट पर नहीं जाएंगे, कितना केजी होता है इस पर नहीं जाएंगे, बट and are formed by joining and are formed by joining of repeating structural units called क्या, मोनोमर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। तो जरा सा पढ़िए, मोनोमर्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये भी लेता हूं, ऑन अ लार्ज स्केल। आपके लिए ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में पूछ लिया डिफाइन पॉलीमर्स, तो ये लिखिएगा, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास एंड आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स ऑन अ लार्ज स्केल। साफ सुथरी भाषा में छोटे फॉर्म में अगर बोले तो व्हाट इज पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। लेकिन ये डेफिनेशन बोलने के लिए ठीक है, पर नंबर पाने के लिए डेफिनेशन उतना कारगर नहीं है, जो मैंने लिखा वो ज्यादा कारगर है। तो जो लिखा है उसको बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखिए और इज्जत से उसे याद रखिएगा। तो आपके सामने ये रहा डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलीमर बनता है, जो मोनोमर जुड़ते हैं और जो मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो जो मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, यह प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन। तो कहेंगे दिस प्रोसेस ऑफ formation of polymers from repetitive monomer, जो कहते हैं from respective monomers is called पॉलीमेराइजेशन। इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। तो क्या हो गया भाई? दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर क्या होता है उसका डेफिनेशन बता दिया, और पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसका भी डेफिनेशन आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डबल एरो मार्कर टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्या है? दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, वैसे तो अलग अलग वैरायटी पर बात में जाएंगे, पर फिलहाल ऑन कॉम्बिनेशन के आधार पर देखें तो एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है? जब एक ही जैसा मोनोमर बार बार रिपीट होकर एक बड़ा पॉलीमर बना है, तो हम उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। एक ही जैसा मोनोमर जब मिलकर बना है तो उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर जब डिफरेंट मोनोमर्स आपस में मिले और एक दूसरे की सहायता करके एक नया पॉलीमर बनाए, तब इसे कहेंगे कोपॉलीमर, सहायता करने वाला। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर में आते हैं, लिखेंगे, लिखा जाएगा डिपेंडिंग upon the nature
of the monomers, depending upon the nature of the monomers, it is of टू टाइप्स। ये आपका दो टाइप का होता है। तो क्या क्या टाइप है भाई? तो नंबर 1 कैपिटल ए देकर लिखता हूं, होमोपॉलीमर, और दूसरा होगा कोपॉलीमर। तो नंबर 1 हो गया आपका होमोपॉलीमर, और नंबर बी हो गया आपका कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होमोपॉलीमर की। समझ में आ रहा है यहां तक? ज्यादा पैनिक नहीं होना, एकदम आसान है। पॉलीमर का डेफिनेशन बताया, पॉलीमरेशन क्या होता है, अभी टाइप, धीरे धीरे माहौल गर्म होगा। आसान चैप्टर, बहुत आसान, एकदम हलवा चैप्टर है। मतलब इतना हलवा है कि अगर ढंग से एक बार खा लिया तो डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो हलवा तो मिलेगा, लेकिन वो हलवा सूजी का नहीं होगा, बालू का होगा बेटा, चबाते दांत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं होमोपॉलीमर की। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर की हम लोग बात करते हैं। चलिए क्या होता है भाई? तो पॉलीमर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। एक ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर बना हो, उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करें। जैसे पॉलीथीन, याद होगा हाइड्रोकार्बन में अल्कीन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, तो इथिलीन का पॉलीमर पॉलीथिलीन या पॉलीथीन मैंने बताया था। तो ये वही है पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन हो गया। उसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन हो गया। और भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ब्रैकेट में देता हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और भाई बहुत तरह आगे मिलने वाला है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, ये सब मिलेगा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी आगे जाएंगे। तो होमोपॉलीमर अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे? एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर जो बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कोपॉलीमर की, बी। बात करते हैं कोपॉलीमर की। कोपॉलीमर, जाहिर सी बात है इसमें एक ही जैसा मोनोमर नहीं होगा, इसमें अलग अलग मोनोमर मौजूद होंगे। तो क्या लिखेंगे? पॉलीमर मेड अप ऑफ मोर, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो पॉलीमर्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। जो दो या दो से अधिक तरह के मोनोमर से मिलकर बना हो, उसे हम बोलेंगे कोपॉलीमर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नाइलॉन 66। अभी फिलहाल दिल पर मत लिखिएगा ये मैंने क्या लिखा, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, पर फिलहाल मैंने एग्जाम्पल लिखा है। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है ये नाइलॉन 66 नहीं, 66 बोल सकते हैं, 66 आपकी मर्जी। तो नाइलॉन 66 या 6 बोलिए। इसके बाद ब्यूना एस, ये क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता चलेगा। या चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, बेकेलाइट, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था बेकेलाइट और एक्सेट्रा। तो नाइलॉन 6, ब्यूना एस, बेकेलाइट, ये सब वो एग्जांपल्स है जो कोपॉलीमर है, मतलब इसमें दो या दो से अधिक सहायक मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नया पॉलीमर आपको बनाकर देता है। तो मैंने अभी तक दो टाइप बताया, एक हो गया आपका होमोपॉलीमर और एक हो गया कोपॉलीमर। इतनी बातें हो गई। अब इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और आगे माहौल को गर्म करूं, यह जानना बहुत जरूरी है कि जो पॉलीमराइजेशन होता है ये एक्चुअली में किस तरीके से होता है, मतलब कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है। देखिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ट्रेंड थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग हुआ, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं अपने तरीके से आपको सारी बातों को समझा देता हूं,
आप आराम सब समझ के नोट्स लिखिए, आपको देखिएगा अपने आप समझ में आएगा, यार परफेक्ट हो गया। एंड देन मैं आपको एनसीईआरटी भी बताऊंगा कि देखिए इसमें कैसे दिया हुआ है। दोनों किताबों का मतलब जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक मेरी तरफ के नोट्स का, एक उस वाले एनसीईआरटी का, तो फिर आपके पास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, एकदम अच्छा ब्लेंड है वो, जो आपको अच्छा एहसास देगा मार्क्स लाने के मामले में। और ट्रिक तो रहेगा ही, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन केक। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ये हो गया। अब मैं यहां पर डबल एरो मार्कर लिखता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कौन सा टाइप हम लोग इस्तेमाल में अभी लाएंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था, वहां पर मैंने कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया था, अगर आप याद करें तो, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फ्री रेडिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, याद है ना? यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। अब कौन इस्तेमाल हो रहा है, पॉलीमर जो बन रहा है, तो कौन, क्या फ्री रेडिकल पॉलीमर बना रहा है, क्या न्यूक्लियोफिलिक या कार्बोकेटाइन बना रहा है, क्या कार्ब एनाइन इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन इस्तेमाल हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक सिंगल एरो या नंबर वन सिंगल एरो मार्कर लिखता हूं, चलिए। सबसे पहले नंबर वन लिखता हूं, सबसे पहले एडिशन, जाहिर सी बात है एडिशन ही होने वाला, तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात करेंगे। अब ये क्या चाहिए भला, तो आप इसमें कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जो लगातार ऐड होते जाता है और चेन बड़ा होते जाता है? ये पहला टाइप है रिएक्शन का। तो आइए इसमें लोग बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द reactive particles, depending upon the reactive particles formed, depending upon the reactive particles formed, it is of three types। ये जो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, ये तीन तरीके का होगा आपका। मैं जो रिएक्शन अभी आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए ये रिएक्शन मैं आपको पहले कई बार पढ़ा चुका हूं, सच बता रहा हूं। और इसीलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं कि मुझे कुछ ज्यादा इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग, आपको ये सब बात पहले से ही अच्छे से मालूम है, बट फिर भी एक बार जान लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो इसमें सबसे पहला जो है नंबर वन, तीन टाइप का है। तो एक सबसे पहला फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सुना सुना नाम लग रहा है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है ड्यू टू द फ्री रेडिकल। यहां पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है फ्री रेडिकल बनने की वजह से। अब जाहिर सी बात है इसके बारे में भी आप जानते होंगे। आप नहीं जानते? अरे क्या बात करते हो, याद करो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कब कब पढ़ाया था? पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था जब मैं फ्री रेडिकल के बारे में बता रहा था आपको, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दूसरी बार अल्केन में पढ़ाया था, और तीसरी बार अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ाया था। और अब देखो चौथी बार पढ़ा रहा हूं, क्या है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये भी आपका 3 स्टेप का होगा, तो लिखेंगे टेक्स प्लेस
इन 3 स्टेप्स। ये आपका 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा स्टेप है भाई? तो सबसे पहला स्टेप याद होगा आपको, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। याद आया? वही हो रहा है। क्या बना रहे हैं हम लोग? पॉलीमर। अब देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, मान लिया जाए मैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में किसको बना रहा हूं, जरा ये सोचता हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करते हैं, पॉलीइथिलीन बनाता हूं, मतलब इथिलीन का पॉली टाइम्स बताता हूं। तो कैसे होगा आप ये देखिए। थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 लाइन पर लिख देना चाहिए। तो क्या होगा भाई? तो दिस स्टेप रिक्वायर्स, हालांकि मैं स्टेप डायरेक्टली शुरू कर सकता था, पर थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। दिस स्टेप रिक्वायर्स, दिस स्टेप requires initiation, this steps requires initiation which are free radicals, which are free radicals produced, which are free radical produced on हीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये आपका एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा भाई? तो जैसे मान लीजिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्री रेडिकल का रिएक्शन हमेशा हेल्पर की प्रेजेंस में होता है। याद आया? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड रेडिकल। तो यहां पर कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि उसको इनिशिएट करे। तो दिस स्टेप इनिशिएशन रिक्वायर्स इनिशिएशन व्हिच आर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। अब हीटिंग किसका? या परऑक्साइड कोई मौजूद है या क्या मौजूद है? तो वहां पर है एग्जाम्पल में बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, एसिटाइल पर ऑक्साइड। मतलब पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल पक्का बनेगा, इसलिए मैं ऐसा ही कुछ ले रहा हूं। या फिर आप कुछ और भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को लेता हूं, बेंजोइल पर ऑक्साइड या एसिटाइल पर ऑक्साइड। अब आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि ये करता क्या है। बेंजोइल पर ऑक्साइड रिएक्शन, मतलब मान लीजिए मैंने कोई पर ऑक्साइड लिया, आप बेंजोइल लीजिए, एसिटाइल लीजिए, शुद्ध वार्ता बनी रहे, कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए चलिए मैं ऐसा करता हूं, परऑक्साइड लेता हूं, पर मैं यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर ले लेता हूं, सेफ। अब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जैसे आप इसको हीट कीजिएगा, आपको अच्छे से पता है ये यहां से ब्रेक करेगा, एक इधर एक इधर, एक इसकी तरफ जाएगा और इसकी तरफ जाएगा। यानी आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि यहां पर टूटने पर 2 मोल मुझे एक ही जैसा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फ्री रेडिकल मुझे यहां पर मिल जाएगा। इतना तक क्लियर है? आपको अब एक बात और मैं थोड़ा याद दिला दूं, आपको मैंने एक और चीज पढ़ाया था कि अगर कोई बड़ा फ्री रेडिकल है, उसे आप अगर हीट करेंगे तो वो अपने में से एक नया न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकाल देगा और एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा। याद है? देखिए अब क्या होगा। ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फ्री रेडिकल है, इसे मैं थोड़ा सा और अगर हीट कर दूंगा तो ये आर फ्री रेडिकल मेरा रह जाएगा और CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा। अब आपकी मर्जी से 2 मोल लेकर बनाना, या एक आपका फ्री रेडिकल बन के ये तैयार हो गया। दिस इज योर फ्री रेडिकल। अब ये आपका अटैक करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? पहले से भी आपको आता था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होगा? तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए इथिलीन लेता हूं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मान लीजिए यहां पर आपका फ्री रेडिकल आ चुका है। अब जाहिर सी बात है, आपको अगली बात कि जब एक फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो वो हमेशा फ्री रेडिकल ही बनाकर अटैक करता है। तो ये जब अटैक करेगा तो इन दोनों में भी फ्री रेडिकल ही बनवाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल बनाएगा और उसमें से किसी एक पर ये अटैक कर देगा आर आपका। चलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अटैक निश्चित तौर पे होगा। तो स्थिति हो जाएगी RCH2 और CH2 फ्री रेडिकल। बोलिए, कोई शक? एकदम ऐसे ही कहानी चलेगी।
अब ये चेन आपका चलेगा। तो ये हो गया चेन इनिशिएशन। यहां देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, चेन इनिशिएशन। ये जो मैंने स्टेप लिखा था, दिस इज योर चेन इनिशिएशन। और अब मैं क्या लिखूंगा, यहां तक मेरा एक स्टेप रेडी हो गया। अब मैं जाऊंगा स्टेप बी में, जिससे हम लोग कहते हैं चेन प्रोपगेशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा चेन चेन प्रोपगेशन। अब मैं चेन प्रोपगेशन बताऊंगा। तो यहां पर चेन प्रोपगेशन, ये भी स्टेप आप पहले से जानते हैं कि इसमें क्या होगा। अब यहां क्या होगा, ज्यादा कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो ये फ्री रेडिकल इनिशिएशन में बन के रेडी हुआ है RCH2 और CH2, फ्री रेडिकल ये जो बन के रेडी हुआ है, अब यहां पर एक दूसरा इथिलीन ग्रुप आएगा। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। फिर से ये आपस में ब्रेक करेगा, फिर से फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे मिलेगा, और जाहिर सी बात है दोनों फ्री रेडिकल फिर से आपस में मिल जाएंगे और एक और चेन लंबा हो जाएगा। RCH2 CH2 CH2 और CH2, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। मान लिया जाए मैं ऐसा n टाइम्स तक करता हूं। अब अगला स्टेप कि मान लिया जाए मैं ऐसा n टाइम्स तक करता हूं। सपोज कीजिए n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब n नंबर ऑफ इथ्रीन मैंने ऐसा कर दिया। तो जाहिर सी बात है अगर मैं ऐसा n टाइम्स तक करूंगा तो जो चेन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देख लीजिए। RCH2 CH2। अब इसे कितना लंबा आपको बनाना है ये तो आपके ऊपर है, पर मैं क्या करता हूं ज्यादा सेफ खेलने के लिए मैं यहां पर इसे होल n दे देता हूं, और उसके बाद फिर से CH2 ऐसे और ऐसे बॉन्डिंग के साथ CH2 CH2 ये फ्री रेडिकल में बना देता हूं। एक लंबा चेन आपका बनकर तैयार हुआ। पॉलीमर बन चुका है लेकिन है अभी फ्री रेडिकल। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, यहां पर पॉलीमर बन गया लेकिन है ये फ्री रेडिकल। और अब हम लोग जाएंगे तीसरे स्टेप में, यानी सी में, जिसे हम क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेशन की। अब एंडिंग होने वाली है तो लिखेंगे चेन टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन स्टेप। और इस तरह से जब हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप में जाएंगे यानी लास्ट स्टेप में, तो बात खत्म होगी। लेकिन यहां पर दो बातें होने वाली हैं। चेन टर्मिनेशन ऐसा स्टेप नहीं है कि बस खत्म कर दिया। यहां पर दो संभावनाएं होने वाली है। पहली संभावना कि कंबाइन कर जाए, मतलब जो ऐसा एक पॉलीमर बना है ऐसा दूसरा ही एक और है और दोनों आपस में मिल जाए। आपको तो पता है कि दो फ्री रेडिकल जब मिलता है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक संभावना वो है कि कॉम्बिनेशन हो जाए। दूसरी संभावना क्या है, तो दूसरी संभावना है कि कॉम्बिनेशन नहीं होगी, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा। डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यानी दूसरी संभावना यह है कि वहां डिसप्रपोर्शनेशन हो जाए। अब डिसप्रपोर्शनेशन अगर होगा तो फिर दो मॉलिक्यूल जो आएगा वो आपको एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा और एक रिड्यूस देगा। ये दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं द ग्रोइंग free radical chain consumes the growing free radical chain consumes free radicals either by combination or disproportionation, either by combination or disproportionation to disproportionation, आधा रह गया मुन्ना, proportionation to get the polymer, मैंने क्या बोला, या तो ये आपका कॉम्बिनेशन से बनेगा या डिस्प्रपोर्शनेशन से। आइए दोनों ही स्थिति को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। मान लिया जाए मैंने कहा कि चलो भाई कॉम्बिनेशन से ही होगा। चलिए देख लेते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन से होगा तो कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन से होगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, चलिए। तो कॉम्बिनेशन में मान लिया जाए आपके पास, सपोज कीजिए कि RCH2
CH2 और ये होल N है और उसके बाद CH2 और CH2 फ्री रेडिकल है यहां पर। और इसी तरह से दूसरा वाला भी आपके पास आया CH2 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 होल N और यहां पर R, मतलब दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया। अब जब मैं दोनों को एक साथ जोड़ूंगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेन बनेगा। देखिए R CH2 CH2 होल N CH2 CH2 यहां पर ये हो गया। फिर CH2 CH2 देखते जाइएगा चेन बड़ा हो रहा है। और फिर CH2 CH2 होल N और यहां पर R। ये देखिए ये जो बना ये आपका बड़ा सा पॉलीमर चेन बन गया। दिस इज योर पॉलीमर। तो भाई मेरे इस तरह से कहानी बनी। और देखिए एक कॉम्बिनेशन में बड़ा प्रोडक्ट आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। देखिए ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए RCH2 होल N, फिर CH2 फिर CH2 होल N, फिर R। ये जो कहानी बनी ये कॉम्बिनेशन की बनी। ऐसे बनता है पॉलीमर। कौन सा प्रोसेस फॉलो किया हमने? फ्री रेडिकल वाला प्रोसेस फॉलो किया। डन। अब इसी में दूसरी बात भी है, इसी में दूसरी बात भी है भाई। तो कौन सी बात है? थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए, अब दूसरी बात कौन सी है? तो दूसरी बात है डिसप्रपोर्शनेशन। अब यहां पर मैं अगला लिखता हूं डिसप्रोपोर्शनेशन। याद रखिएगा अभी फ्री रेडिकल का ही केस चल रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन, इसमें क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे, बोले तो 11th से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या होगा देखिए, मान लिया जाए R CH2 CH2, ये तो चलिए होल N है, और मान लिया जाए यहां पर CH2 और CH2, ये एक क्रिटिकल है। दूसरा मान लीजिए CH2, ये क्रिटिकल है, और इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। CH2 और फिर CH2 होल N और R, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या होगा यहां पर, ये ध्यान दीजिए। ये जो आपका दूसरा वाला है, इसे अपना हाइड्रोजन को यहां पर लूज करेगा और इसको दे देगा। जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में ये अपना यहां क्या बनेगा वो देखिए, R CH2 होल N CH2 और CH3, यानी कि इसका यहां पर हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसे हाइड्रोजन मिल गया, इसका हो गया रिडक्शन। और आते हैं, ऐसा होने पर दूसरे का क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या होगा? जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो सीन क्या बना वो देखिए, CH2 एक क्रिटिकल, दूसरे वाले का भी CH क्रिटिकल, और फिर बीच में CH2 होल N और R रह गया। और अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर इसको मिल गया, और कहानी बन गई CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल N और R। इस तरह से आप देखिए यहां पर ये जो आपका बना, ये बना अल्केन और ये बना अल्कीन। यकीन मानिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप पहले से ये जानते थे। बस फर्क ये है कि ये एक पॉलीमर है, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ये अब समझ लीजिए कि जो भी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को फॉलो करके पॉलीमर बनाएगा, चाहे वो कोई भी बनता हो, वो सब इसी तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि चाहे वो कॉम्बिनेशन से करे या डिस्प्रपोर्शनेशन से करे। तो ये कहानी है, ये था पहला। अब चलिए, ये था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको बताता हूं कैटाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। बाय द वे मैंने फ्री रेडिकल में क्या दिया था हेडिंग यार? ए दिया था, कैपिटल ए। चलिए यहां मैं देता हूं कैपिटल बी, इसे मैं लिखता हूं कैटाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम लोग बात करेंगे कैटाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन की। जिस तरह से पिछला वाला आपने देखा कि फ्री रेडिकल की वजह से हुआ,
तो ये किस वजह से होगा? केटाइन की वजह से। तो यहां पर क्या होगा? इनिशिएटेड बाय, लिखेंगे इनिशिएटेड बाय द use of initiated by the use of strong Lewis acids, strong Lewis acids such as, कैसे कैसे लुइस एसिड, लुइस किसको बोलते हैं? लुइस एसिड जो लोन पर लेता है उसे लुइस एसिड कहते हैं। इसके अलावा एसिड है तो फिर H प्लस आयन की बात होती है, बट फिर भी सच एज आपका AlCl3, ठीक है, AlCl3 हो गया, या मान लीजिए BF3 हो गया, वो सब भी हो सकता है। और एसिड लाइक H2SO4, HF एक्सेट्रा। ये रिएक्शन इनमें से किसी के भी प्रेजेंस में हो सकता है और ऐसे ही होगा। अब मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे H2SO4 लेता हूं, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैंने H2SO4 लिया, तो ये कैसे ब्रेक करेगा? H प्लस और HSO4 माइनस, ये ऐसे ब्रेक करेगा। अब देखिए क्या होगा, चलिए उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपका H प्लस आया और आपके पास इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मान लीजिए इसका यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा। सपोज कीजिए ऐसे डीलोकलाइज हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, तो निश्चित तौर पे हाइड्रोजन इस तरफ से अटैक करेगा इसके ऊपर, और जब अटैक होगा तो यहां पर बन जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये चक्र चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। आप समझ गए? क्या समझे? कि ये बन गया, अब इसमें दूसरा इथिलीन आगे जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, n नंबर ऑफ इथिलीन जुड़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं करके दिखाता हूं, सपोज कीजिए CH3 CH2, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए यहां पर ये ऐसे मैं एरो मार्कर लिखता हूं कि n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया। अब ये चल पड़ेगा, चल पड़ेगा तो CH3 CH2 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 होल, यहां पर मान लीजिए ऐसे n लिख देता हूं और फिर लास्ट में CH2 CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज कर देता हूं। और आपको अच्छे से पता है अब लास्ट में क्या होगा, एक आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर और इस कहानी को क्लोज कर देगा। यानी कि यही हो गया कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये चल पड़ा। आपके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर जानना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को कौन फॉलो करता है। आप कहेंगे सर आपने कैटायन वो पॉजिटिव चार्ज पे क्यों कहानी को रोक दिया? आपके लिए रोका क्योंकि अब आपके अकल में आ गया होगा कि वहां क्या स्टॉपर चाहिए ना, एक स्टॉपर चाहिए, कोई आएगा जो नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, कहानी को बंद कर देगा। अब कोई भी आ सकता है, वो Cl माइनस वाला आएगा तो वो उस तरह से बंद करेगा, जो भी आएगा अपना बंद होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं पॉली विनाइल इथर, ये एक एग्जांपल हो गया, या पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, या पॉली स्टाइरीन एक्सेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल है, दीज ऑल आर कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आपके एग्जाम सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें से कौन सा कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करता है। एग्जांपल याद रखिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ, यानी कि सी, एनाइनिक एनाइनिक एडिशन, एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसा मैंने पिछला वाला बताया उसके जस्ट अपोजिट यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, कोई लुइस बेस टाइप का आएगा और वो क्या करेगा, चलिए डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं। मान लिया जाए कोई लुइस बेस टाइप का आएगा, जैसे मान लीजिए बेस है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसके पास मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। सपोज कीजिए ये आ गया आपके पास, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो निश्चित तौर पे सपोज कीजिए डीलोकलाइज करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, और ये इस पर अटैक कर देगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। और जब ऐसा होगा तो कहानी बनेगी BCH2 CH2 और ये नेगेटिव। अब देखिए एनायन बन के रेडी हो गया। अब ये एनायन को कैसे पॉलीमराइज करना है ये मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, कैटायन वाले की तरह चलता रहेगा और लास्ट में एक H प्लस आएगा और कहानी को बंद कर देगा।
पॉलीमर आपका बन के तैयार हो गया। तो इसे कहेंगे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? आपको कंप्लीट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मैं ही कर देता हूं, ये देखो BCH2 नेगेटिव चार्ज, यहां पर n नंबर ऑफ इथिलीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नतीजा क्या होगा? BCH2 होल n CH2 और CH2 नेगेटिव चार्ज यहां पर। अब इसको क्लोज कीजिए, कहानी खत्म। कौन कौन है जो इस तरह के रिएक्शंस को कर सकता है? तो एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम लोग पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी, एंड पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, मेथ एक्राइलेट। तो इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंने इतना 3 आपके सामने लिख लिया। ये तीनों ही, पहला कौन सा था? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कौन सा था? कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, तीसरा कौन सा था? एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इस तरह से मैंने तीनों ही टाइप के पॉलीमराइजेशन को आपको बता दिया। ये जो बताया ये सब के सब जितने भी थे, ये सब के सब आपके एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल था। डन। आपके एनसीईआरटी में भी ये जब लिखा हुआ आपको मिलेगा अब, तो आपको लगा रहे ये तो मैंने पढ़ लिया, चिल। और ऐसा एक भी रिएक्शन मैंने नहीं बताया जो आपको पहले से नहीं आता था। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर वाकई में आपको ये दिक्कत हो रही है कि ये सब रिएक्शन क्या है भाई, मेरे दिमाग को कुछ निकल गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जिंदगी में पहली बार ऑर्गेनिक देख रहे हैं। इसका मतलब आपने इससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो खुद को धोखा दिया है, किसी और को नहीं। आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 जो है उसका हो जाएगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जब पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि अगर कभी भी कंडेंसेशन वर्ड आए तो इसका मतलब समझना कि लॉस ऑफ वाटर तो पक्का है। दो बातें याद रखिएगा, इस टाइप का पॉलीमराइजेशन वही शो करेगा, उसी टाइप का मोनोमर शो करेगा जो बाय फंक्शनल होगा, मतलब जिसके साइड में दो दो फंक्शनल ग्रुप होगा। ये मैं बताऊंगा आगे जाके, चिंता मत कीजिए, पर फिलहाल एग्जांपल बता रहा हूं, फिलहाल आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। और इसमें लॉस ऑफ वाटर भी होगा, अल्कोहल, अमोनिया, आई लिखते हैं। देखिए इन दिस टाइप ऑफ polymerization, in this type of polymerization reaction, in this type of polymerization reaction, monomers are bifunctional, monomers are bifunctional, ठीक है। मतलब उसके दो दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे दोनों साइड में, एंड फॉर्म बॉन्ड with the loss of simple molecule, like या molecules of water, alcohol, ammonia, etc. अब एक्चुअली में ये वाटर, अल्कोहल और अमोनिया जो हुआ इसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अब ये क्या करता है, इसका एग्जांपल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन और ढेर सारी बातें। ये पहला लेक्चर था, इसको इंट्रो कहिए तो भी चलेगा। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको, ये है बहुत छोटा चैप्टर, पर मैं आपको इसे 3 अलग अलग लेवल में पढ़ाने वाला हूं, तो चैप्टर होगा बड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं हूं कि ये चैप्टर आपका कमजोर हो, क्योंकि आपकी फितरत में इस चैप्टर को छोड़ने की है और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बस इतना ही।
अगले क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।